हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ एसी फंडामेंटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसमें बच्चों को, तो हम लोग इसको डील करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। इसको पढ़ेंगे अच्छे से, मतलब एकदम इसमें गजब का इंटरेस्ट आपका जो है क्रिएट होने वाला है। सो अभी हम लोग फ़िलहाल इसको देखते हैं क्या होता है एसी, कैसे हम इसको डील करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे हमें स्टडी करना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है, और कैसे चीज़ों को प्रिपेयर रखना है। तो माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए, एकदम क्लियर कट आपको समझ में आए, इस तरीके का आप माइंड सेट बना के बैठो, और हम अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो डीसी था। एसी और डीसी का कंपैरिजन हम लास्ट में देख लेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एसी। व्हाट इज़ द एसी? एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, मीन्स प्रत्यावर्ती धारा। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यावर्ती मीन्स यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूअस चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इज नोन एज अल्टरनेटिंग। अगर कहीं पर भी कंटिन्यूअस चेंज आपको देखने को मिल रहा है किसी क्वांटिटी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग। ठीक है ना? कंटिन्यूअस चेंज अगर कहीं पे हमें दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इन एनी क्वांटिटी, दैट इज अल्टरनेटिंग। मतलब अल्टरनेटिंग एसी जो होता है, एसी जो होता है, हम लोग फिलहाल उसको एक साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं एसी को। ये हमारा एक साइन वेव है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू आप देखिए, इसका मैग्नीट्यूड देखिए, टाइम के हर एक इंस्टेंट पे, ये टाइम एक्सिस है, हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो सभी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एसी। ठीक है ना? अब एसी जो होता है आपका, वो डीसी की तुलना में अगर देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक होता, सॉरी, एसी जो होता है वो डीसी की तुलना में कम खतरनाक होता है अगर दोनों के वोल्टेज लेवल सेम है। अगर वोल्टेज लेवल सेम नहीं है, कि अगर हम बात करें डीसी 12 वोल्ट, एसी 240 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है एसी ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है ना? तो ये अक्सर बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में कि एसी ज़्यादा डेंजरस होता है या डीसी ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा फिलहाल। तो एसी के बारे में आपने जान लिया क्या है? अल्टरनेटिंग करेंट। अब देखिए, इसको साइन वेव से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, बहुत सारे वेव हमारे पास होते हैं, तो साइन वेव से ही रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता क्या होती है? तो सबसे बेसिक चीज़ जान लो कि जब हम बात करते हैं कहीं पे अल्टरनेटर की बात करते हैं, जो हमारा एसी सप्लाई डेवलप करता है, अल्टरनेटर के बारे में हम लोग मशीन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अल्टरनेटर जो होता है वही हमारा एसी सप्लाई बिल्डअप करता है। उसके इनसाइड जब हमारा कोई आर्मेचर रोटेट करता है अल्टरनेटर के मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें होता क्या है कि जो आर्मेचर होता है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, और अल्टरनेटिंग नेचर का होता है वही हमारा एसी होता है। उसको हम लोग साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रीज़न होता है कि साइन वेव का मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ईजी होता है। साइन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें, तो फाइनली ये कॉस में जाता है, और कॉस से फिर से रिटर्न आ जाता है अपने ही फंक्शन में, जब पुनः इसे डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट किया जाता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, जो बेसिक वेव होता है, जो फंडामेंटल वेव्स होते हैं, वो साइन वेव के ही होते हैं। अगर कभी आप जो है ओशियन वेव देखेंगे, तो उनका भी जो वेव होता है वो कहीं ना कहीं साइन फॉर्म करता है, साइन वेव फॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें, इनको जो है बेस मान करके जो दिया गया, फिलहाल इसको रिप्रेजेंटेशन जो किया गया एसी का, वो साइन वेव रखा गया। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्योंकि यहाँ एसी में हमें इतने कैलकुलेशन करने हैं, कहीं फोरियर्स निकालना है, कहीं डिफ्रेंसिएशन करना है, कहीं इंटीग्रेशन करना है। अगर हम ट्रायंगुलर और स्क्वायर में से कोई ऐसा वेव ले लेते हैं ना, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वो कुछ और हो जाएगा, फिर डिफ्रेंसिएशन करने के बाद कुछ और हो जाएगा। तो हम डिफरेंट वेव का हमारे लिए इक्वेशन निकालना और फिर उसके साथ ऑपरेशन करना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया कि एक ऐसा वेव फॉर्म चूज़ किया इसके लिए, जिसका अगर हम बार बार डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करें तो ये ज़्यादा फंक्शन में चेंज ना हो। एक ही फंक्शन का अगर हम 10 बार इंटीग्रेट डिफ्रेंसिएशन करें, तो वो सिर्फ वही है कि साइन से कॉस में जाएगा, फिर कॉस से साइन में आ जाएगा, तीसरा कोई फंक्शन नहीं आएगा। तो ये मेन पर्पज़ था फिलहाल इसका। मैथमेटिकल ऑपरेशन ईजी होता है। ठीक है ना? अब देखिए, हम बात करेंगे एसी के बारे में। इतना आपने देख लिया। एसी जनरली हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी ही होता है, जो आपके घर में सप्लाई आ रही होती है
वो एसी होता है, और डीसी जो आपकी मोबाइल बैटरीज वगैरह होती है, इन्वर्टर बैटरी होती है, उन सब में जो सप्लाई होती है वो आपकी डीसी होती है। अब एसी जनरेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो फ्लक्स का वेव है ये मान लीजिए कोसाइन वेव है। कैसा वेव है? कोसाइन वेव। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि अच्छा, आप देखते हैं कभी कभी फ़िलहाल मिस्टेक हर किसी से हो जाता है, आप देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ बड़ा रिलेवेंट हो जाएगा कि कुछ चीज़ों को हम कुछ क्वांटिटी को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, कुछ क्वांटिटी को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कुछ क्वांटिटी को स्मॉल लेटर से और कुछ क्वांटिटी को कैपिटल लेटर से। इसका क्या मतलब होता है? आप इसका आंसर सर्च करके हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि जिसको स्मॉल से दिखाते हैं उसका क्या होता है, जिसको कैपिटल से दिखाते हैं उसका क्या होता है। फिलहाल मैं ये चीज़ें आपको अभी क्लियर कर दूंगा, वैसे अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। चलिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें अगर कोई आर्मेचर कंडक्टर रखा हो, क्या रखा हो भाई? कोई आर्मेचर कंडक्टर अगर इसमें रखा हो, मान लीजिए इसमें हमने कोई आर्मेचर कंडक्टर रखा, दिस इज द आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है ना। ये इसके बीच का जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसको हम बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास फ्लक्स है, और फ्लक्स का जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो है फाई एम कॉस ओमेगा टी। जो फ्लक्स का हमने इंस्टेंटेनियस वेव लिया वो क्या लिया? फाई एम ओमेगा टी, ठीक है। ये फ्लक्स, अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं एसी वेव कैसे आता है, कैसे एसी जनरेट होता है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। हमने फ्लक्स का वेव ले लिया, इंस्टेंटेनियस वेव, कोसाइन वेव हमने लिया है। अब इसमें ये कंडक्टर जब रोटेट करेगा तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वही हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, अल्टरनेटिंग होगा। तो देखिए कैसा होगा वो, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, according to Faraday's law, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो आप n ऐसे रहने दो, माइनस डी फाई, फाई की जगह पे फॉर्मूला आप रखिए फाई एम कॉस ओमेगा टी। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, एन फाई एम, चूँकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन आएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मिला। अब अगर हम बात करें कि ये रोटेट करते करते अगर 90 डिग्री पे आ जाए, मतलब थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू? थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर कितना हो जाए? 90 हो जाए, या आप कह सकते हो ओमेगा टी बराबर 90 हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा? जो ईएमएफ मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। कितना मिलेगा? आप देखो एन फाई एम ओमेगा, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में आपको E की वैल्यू मैक्सिमम मिली। तो आपका जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम E की वैल्यू स्मॉल, इनकी वैल्यू इनकी जगह पे हम E मैक्स रख सकते हैं। तो स्मॉल E इज इक्वल टू E मैक्स साइन ओमेगा टी। कहीं कहीं यही चीज़ आपको दिखता है, स्मॉल v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अगर करंट की बात करें तो करंट ऐसे ही दिखता है, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो आप ये इसका जो है इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, इतने इक्वेशन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पे ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर इसको हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। टी क्या है? टाइम,
ये किस में है, सेकेंड में। इसीलिए थीटा हमारा क्या हो गया, एंगल। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रेडियन, और जब आप टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज आप इसको कहेंगे एंगल किसमें, रेडियन में। एंगल को आप किस में मानते हैं, मापते हैं, रेडियन, ठीक है ना। यहाँ पे ई मैक्स क्या है या वी मैक्स क्या है, कुछ भी, ई एम क्या है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। तो इतनी बात इसके बारे में आप क्लियर रखिएगा। फाई एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स। फाई, स्मॉल फाई क्या है, फाई टी, जिसको आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस फ्लक्स। इसी तरीके से स्मॉल ई, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब स्मॉल लेटर से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल लेटर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मेन मैग्नीट्यूड को का रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू और मेन जो आपका मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू की। तो जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है वो टाइम का फंक्शन होता है, वो टाइम की हर एक वैल्यू पर डिपेंड करता है, चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। जबकि मैक्सिमम वैल्यू जो मैग्नीट्यूड हमारा होता है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। तो चलिए हम अभी यहाँ पे साइन वेव इसका जनरेशन आपको दिखाते हैं कि कैसे साइन वेव हमारा डेवलप होता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ तक इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको जो है साइन वेव का जनरेशन दिखा रहे हैं। उसके बारे में फिर हम इस वेव के बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट, यहाँ मान लेते हैं बी पॉइंट, यहाँ मान लेते हैं सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जी, एच पॉइंट, ठीक है ना। ये हमने मान लिया। अब देखिए ये हमारा मान लीजिए आर्मेचर है, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब ये जब घूमना शुरू करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, मान लीजिए ओमेगा एम स्पीड या ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। अब जब ये यहाँ पे होगा, पहले ये यहाँ पे होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। जैसे ये इधर मूव करके जाएगा इसमें कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और जैसे ही ये इस पे जाएगा तो इसमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। कितना आएगा, मैक्सिमम। मैं पहले वेव फॉर्म बना लूँ ताकि आपको समझाना मेरे लिए इजी रहे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू है ये ए है, यहाँ पे कहीं बी है, ये है आपका सी, यहाँ है डी, फिर ये है ई, ठीक है। फिर यहाँ होगा एफ, यहाँ होगा जी, यहाँ होगा एच, और फिर से यहाँ आ गया क्या, ए। मतलब ये कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहेगा। आप देख पा रहे हैं कि एसी वेव किस तरीके से डेवलप होगा मशीन में हमारे। जब ये हमारा आर्मेचर कंडक्टर ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, जब ये 0 पे होगा इस टाइम तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। आप देखो फार्मूले में रख के देखो, जब एंगल और थीटा, हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम अब सीधे ये लेकर के चलेंगे, वी टी इज इक्वल टू
वी एम साइन ओमेगा टी हमारे पास है। जब ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ जब ये यहाँ पे होगा आर्मेचर कंडक्टर तो इसकी वैल्यू 0, तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 है। अब जब इसकी वैल्यू हमारा क्या होगा 45 होगा तो आधे पे पहुँचेगा यहाँ, आप कह सकते हैं सीधे हम इसको 90 लें, तो जब ये 90 पे पहुँचेगा थीटा की वैल्यू तो मैक्सिमम होगा। ये देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू को, हम इसको वी मैक्स बोलेंगे। ये वोल्टेज वेव हो या करंट वेव हो, ध्यान रखिएगा कुछ बुक करंट वेव रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ वोल्टेज वेव लेकर के चल रहे हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को बस समझते चलना है, ठीक है ना। तो ये बात कैसे समझ में आई आपको, ये चीज़ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग समझ में आया। ये जैसे जैसे इसमें रोटेट करेगा ईएमएफ इस आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस्ड होगा और उसका रोटेशन ऐसे होगा। रोटेशन का क्या मतलब है, यहाँ हम कहीं और से नहीं वो रोटेशन करा रहे हैं, इस वैल्यू को घटता बढ़ता दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ आर्मेचर। जब आर्मेचर मैक्सिमम फ्लक्स लाइन को कट करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा, जब कम फ्लक्स लाइन जीरो फ्लक्स लाइन को कट करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। और जब ये एक साइकिल ई तक कंप्लीट कर लेगा, मतलब ई तक जब कंप्लीट कर लिया तो ये पूरा एक साइकिल हुआ, मतलब यहाँ पे एक साइकिल इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा आ गया। अब जब ई के बाद ये फिर से डाउनवर्ड जाएगा तो यही ईएमएफ निगेटिव में डेवलप होगा, मतलब ये 2 पोल मशीन के लिए दिखाया गया है कि ये 2 पोल मशीन है आपके पास। जब हमारा ये मैकेनिकली 180 घूम रहा है तो इलेक्ट्रिकली भी 180 जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने 2 पोल मशीन के लिए बताया था थीटा इज इक्वल टू थीटा एम होता है। आप मैकेनिकली जितना चलेंगे, इसमें मैकेनिकली जितना चल रहे हैं इलेक्ट्रिकली उतना जनरेट होगा। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है, ऐसे चलता चला जाता है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 180, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 होती है। तो ये तो बात रही एसी फंडामेंटल्स के जनरेशन की, ये बात रही एसी फंडामेंटल के जनरेशन की। अब मैं यहीं पर वेव फॉर्म को लूँगा, इसमें स्मॉल टी, कैपिटल टी या ई टी, वी एम का बहुत डिटेल थोड़ा सा चर्चा करूँगा, ताकि आपके दिमाग में जो थोड़ा सा भी डाउट हो ना वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो ये वेव फॉर्म मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ क्योंकि इसका अभी बहुत काम है हमें। हम लोग यहाँ पे क्या है इसको मिटाते हैं। जनरेशन ऑफ एसी फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जनरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से जब आर्मेचर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं इसको ऐसे लिखा जाता है वी टी, मतलब फंक्शन ऑफ द टी, वी एम साइन ओमेगा टी। ये जरूरी नहीं हम E इज इक्वल टू ई एम ही लिखें, ये हमने ऐसा लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ वी टी क्या है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो टाइम का फंक्शन होता है, जिसकी वैल्यू टाइम पर डिपेंड करती है। मतलब आप यहाँ टाइम को चेंज करेंगे तो साइन ओमेगा टी चेंज होगा और साइन ओमेगा टी चेंज होगा तो वी टी की वैल्यू चेंज होगी। मीन्स that is instantaneous value which depends upon the time या which is the function of time is known as a instantaneous value. Vm maximum value it's not depend upon time, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। आप देख लो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इतना ही होगा, ये फिक्स ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कम अधिक फिलहाल किसी टाइम पे हो रहा है, नहीं। ये जो आपको दिख रहा है ये कंप्लीट वेव की वैल्यू है, मैक्सिमम हमेशा यही है, मैक्सिमम नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद साइन आपका क्या है, साइन आपका वेव है, और वो वेव कौन सा है जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसमें, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। टी क्या है, टाइम, क्या है टी, टाइम। अब ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और एफ बराबर होता है 1 अपान टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं 2 पाई अपान टी, कैपिटल टी, ओमेगा इज इक्वल टू। तो कहीं कहीं ये इक्वेशन आपको ऐसा दिखता है वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन 2 पाई कैपिटल टी इंटू टी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है ना। कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा आप देखते हैं तो डोंट बी द कंफ्यूज। तो ये बहुत बेसिक सा पॉइंट रहा। आप देखिए इस पर नोमेरिकल बहुत अच्छा बनता है, नोमेरिकल बहुत अच्छा बनता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊँगा। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ।
इस चीज़ को हम मिटा के ही नीचे देखते हैं। आपसे क्या देगा, आपसे क्या कहेगा, एक वेव फॉर्म है हमारे पास, करंट वेव फॉर्म है या वोल्टेज वेव फॉर्म है, जिसका मैक्सिमम मान 10 वोल्ट है, 10 ओमेगा टी। अब कहेगा थीटा इज इक्वल टू 45 या थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए वी टी का मान बताओ। थीटा इज इक्वल टू 45 मान लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 45 एंगल के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, इसी इक्वेशन में पुट करोगे, साइन यहाँ 45, इसकी वैल्यू 1/√2 होता है, तो 10/√2 ये वी टी की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। कहीं कहीं आपका ओमेगा में फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, अब कह देगा 1/3600 सेकेंड पे बताइए इसकी वैल्यू वी टी की क्या होगी। या कभी कभी इसको दूसरे तरीके से पूछ लेता है। क्या दूसरे तरीके से पूछेगा, आपसे कह देगा 45 डिग्री पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना दे रखा है, 45 डिग्री पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू इतना दे रखा है, यदि मैक्सिमम मान इसका कुछ हो तो किसी और एंगल पे इसका मान बताइए। तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं इस पर बहुत डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ देख लें, फेज वगैरह डिस्कस कर लें, तब इस पर 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब हम लोग इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड, पहले हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं आप, आयाम। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू, मतलब इस वेव फॉर्म का जो अधिकतम वैल्यू है, पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू जो है, यही इसका मैग्नीट्यूड है। जो भी इसको पॉजिटिव में आप देख रहे हैं ये पूरा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका मैग्नीट्यूड है। दूसरा आपसे पूछेगा साइकिल बताओ, चक्र। तो आप कहेंगे एसी जो वेव होता है उसके एक धनात्मक और एक ऋणात्मक वेव को मिला करके एक चक्र कंप्लीट होता है। मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइड और इसको हम बोलते हैं निगेटिव साइड। इन पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल को अगर मिला दें, साइड को मिला दें, तो एक चक्र कंप्लीट होता है। और एक चक्र बराबर कितना, यहाँ 0 से लेके 2π मतलब 360 तक जाता है। एक चक्र कंप्लीट करने में 360 तक का ये डिस्टेंस आपको कवर दिख रहा है। तो एक चक्र पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाने पर एक चक्र मिलता है। ठीक है ना आपका। नेक्स्ट आपसे पूछेगा तीसरा क्या पूछेगा, आवर्तकाल। क्या पूछेगा, आवर्तकाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड सिंपली आप समझना, एक चक्र कंप्लीट करने में जो लगा समय है, एक चक्र कंप्लीट करने में जो लगा समय है, उसे ही हम इस वेव फॉर्म का क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। मतलब किसी भी वेव फॉर्म का अगर हमें आवर्तकाल निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक चक्र कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उस वेव फॉर्म को, वही उसका आवर्तकाल होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको समझिएगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आवर्तकाल को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तीसरी चीज आती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। इसको F से डिनोट किया जाता है, Pn/120 या F बराबर 1/, आवर्तकाल। मतलब ये आवर्तकाल का अपोजिट होता है। क्यों, अभी मैंने यहाँ बोला कि एक चक्र लगाने में जितना टाइम लगता है उसे हम इस वेव फॉर्म का आवर्तकाल कहते हैं। अब आवृत्ति क्या होता है, एक सेकेंड में ये वेव फॉर्म जितने साइकिल कंप्लीट कर लेता है, जितने चक्र कंप्लीट कर लेता है, वही इसकी क्या होती है, आवृत्ति कहलाती है। इंडिया में ये आवृत्ति हमारे यहाँ
50 हर्ट्ज होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, यूएसए वगैरह में देखेंगे तो 60 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। अब ये जो 50 या 60 हर्ट्ज होता है, ये जिस अल्टरनेटर द्वारा एसी प्रोड्यूस किया जाता है उसके फिलहाल पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स और स्पीड पर डिपेंड करता है कि वो कितने फ्रीक्वेंसी का जो है सिग्नल डेवलप करेगा, कितनी आवृत्ति का ईएमएफ वो प्रोड्यूस करेगा। तो आपका साइकिल क्लियर होना चाहिए, आवर्तकाल क्लियर होना चाहिए, आवृत्ति क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीनों बातें अगर आपकी क्लियर हैं तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपने टाइम पीरियड देख लिया, आवर्त देख लिया। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसी फंडामेंटल में वो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो क्या है, वो है हमारा फेज। फेज क्या होता है? फेज क्या होता है भाई, बताइए अगर किसी को भी ज़रा सा भी इसके बारे में पता हो। फेज क्या होता है? फेज जनरली, आपने 3 फेज पढ़ा होगा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कला। आप 3 फेज पढ़े होंगे या पढ़ेंगे अभी आगे इसमें, तो आप देखेंगे वहाँ 3 फेज आपको देखने को मिलेगा, आर वाई बी। तो क्या वो फेज हैं? बिल्कुल हैं फेज। तो फेज की एक तरीके से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फेज बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है, निगेटिव साइकिल मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका फेज वैल्यू होता है वो जनरली जब भी कभी हम लोग कोई 2 वेव फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम दोनों का जब कंपैरिजन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक वेव फॉर्म दूसरे वेव फॉर्म की तुलना में कितना आगे या पीछे है, ठीक है ना, कितना आगे या पीछे है, वही इसके फेज को रिप्रेजेंट करता है। या आप कह सकते हैं 0 पॉइंट से लेकर के ये एक साइकिल इसका जो यहाँ पाई तक कंप्लीट हो रहा है, दिस इज अ फेज, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फेज। कैसा फेज? और ये इसका निगेटिव फेज है। ये इसका कैसा फेज है? निगेटिव फेज। पॉजिटिव फेज, निगेटिव फेज। तो फेज बेसिकली हमें यहाँ पे फेज और फेज डिफरेंस के बारे में चर्चा करना है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है फेज डिफरेंस, इसमें कितने तरीके के होते हैं, लीडिंग फेज, लैगिंग फेज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या है कि जब भी हम देखते हैं कहीं पर किसी भी, फिलहाल किसी भी हम उसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम एक टाइम पे हम कई कंडक्टर इसमें रोटेट कराएं, ये मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास मान लीजिए हमने इसको कुछ इस तरीके से बनाया, ये थोड़ा सा हम लोग फ्लक्स को डाउनवर्ड ले आए। ये 3 कंडक्टर है मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसको क्लियर तो नहीं बना रहा हूँ फिगर फ़िलहाल, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर फ़िलहाल देखा जाए इसको तो ये हमारे पास 3 कंडक्टर है मान लीजिए ए, बी और सी। हमने क्या लिया? ये 3 कंडक्टर लिया, ए, बी और सी। ए से बी के बीच में कुछ एंगल मान लीजिए अल्फ़ा, बी से सी के बीच में कुछ एंगल मान लीजिए बीटा। अब देखिए ए जब रोटेट कर रहा है तो मान लीजिए ए की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई ए इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। ई बी की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा डिग्री। और ई सी जो है ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इस बात को मैं अभी और आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये क्या है, आप देख पा रहे हैं कि 3 कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं। तो पहला कंडक्टर जो है वो जैसे ही 90 पे पहुंचेगा, हम पहले कंडक्टर को मान लेते हैं EA को रिफरेंस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? EA को रिफरेंस मान लेते हैं। तो EA सबसे आगे चल रहा है, इसका मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले आएगा, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू B का आएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू C का आएगा। ठीक है ना। तो इन तीनों का अलग अलग, मतलब A के बाद B का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? माइनस अल्फा डिग्री बाद, मतलब इसीलिए हम यहाँ माइनस अल्फा लिखे। C का कब आएगा? A के रिफरेंस में, B के रिफरेंस में नहीं, A के रिफरेंस में, चूंकि हमने रिफरेंस A को माना है तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा डिग्री बाद। ठीक है ना। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल। A के बाद जो C का आएगा वो अल्फा प्लस बीटा डिग्री बाद इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो इसलिए हम लोग एंगल का ये डिफरेंस रखे हैं। तो EA हमारा रिफरेंस है, EB और EC इसके रिस्पेक्ट में कब अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेंगे वो हमने दिखाया है। कब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेंगे वो चीज़ हमने दिखाया है। ये हमारा रिफरेंस है। ठीक है ना, ये हमारा रेफरेंस है। अब रेफरेंस की तुलना में आप देखेंगे कि ये दोनों B वाला जो है A की तुलना में अल्फा डिग्री बाद अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और C वाला जो है A की तुलना में अल्फा प्लस बीटा डिग्री बाद अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और B की तुलना में सिर्फ बीटा डिग्री बाद, सिर्फ बीटा डिग्री बाद अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। तो ये जो आपको अल्फा और अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, दिस इज द फेज। क्या है? फेज, जो कि फेज डिफरेंस है किसके किसके बीच में? EA, EB और EC के बीच में। मतलब अल्फा और अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? ये फेज डिफरेंस को शो कर रहा है। ये फेज को शो कर रहा है एक तरीके से डिफरेंस की दोनों वेवफॉर्म में, दोनों कंडक्टर में, ऊपर वाले दोनों कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड EMF है वो तीसरे से कितने डिफरेंस पर है, दैट इज द फेज डिफरेंस। पहला हमारा रेफरेंस है। सो आई होप आपको ये फेज डिफरेंस क्लियर हुआ होगा क्या होता है। अब इसमें कौन सा लीडिंग है कौन सा लैगिंग है ये चीज़ हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम इस चीज़ की डेफिनेशन देंगे कि लीडिंग क्वांटिटी क्या होता है और लैगिंग क्वांटिटी क्या होता है। तो अगर हम बात करें इतने वेव फॉर्म में अगर हम 3 वेव फॉर्म हमने लिया है, इन तीनों वेव फॉर्म में लीडिंग क्वांटिटी कौन होगी, लैगिंग क्वांटिटी कौन होगी। तो लीडिंग का सिंपल डेफिनेशन है किसी रेफरेंस पॉइंट को अगर हम लोग लेकर के चलें तो लीडिंग का डेफिनेशन हम लोग क्या देने वाले हैं, वे क्वांटिटी जो अपने अधिकतम व न्यूनतम वैल्यू को सबसे पहले, कई क्वांटिटी अगर एक साथ दिए हुए हैं तो उस क्वांटिटी को हम लीडिंग क्वांटिटी बोलेंगे जो अपने अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू को सबसे पहले अटेंड करता हो। जैसे अगर ये पहले सबसे अधिकतम पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है न्यूनतम भी यही पहले अटेंड करेगा। ठीक है ना। जैसे मैं वेवफॉर्म बनाता हूँ, मैं वेवफॉर्म आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे ऐसा होने वाला है। देखिए ये हमने लाइन दिखा दिया है। इधर आप ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो गया होगा फिलहाल। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको फिर से मिटा के बनाऊँ, आप देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अल्फ़ा डिग्री, यहाँ बीटा डिग्री, ये है EA, ये है EB और ये है EC। आप देख पा रहे हैं
कि अल्फ़ा डिग्री सबसे ई ए जो है ये सबसे पहले अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, ई बी इस टाइम पे कर रहा है। ई ए का जो टाइमिंग है वो ये है, देखिए ये ई ए का टाइमिंग है, यहाँ ई बी अटेंड कर रहा है और ई सी यहाँ। तो जो जितने लेट अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा उसका फेज उतना ही लैग करेगा। मतलब लीडिंग क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जो अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहले अटेंड करे, और इसकी तुलना में जो अपने मैक्सिमम वैल्यू को उसके बाद में अटेंड करेगा वो उससे लैगिंग होगा। तो यहाँ ई ए सबसे लीडिंग है, ई बी ई ए से लैगिंग है, ई सी ई ए से भी लैगिंग है और ई ए से भी लैगिंग है। मतलब जो सी है ए और बी दोनों से लैगिंग है। ए से इसका लैगिंग कितना है, अल्फा प्लस बीटा। बी से ये कितना लैगिंग है, सिर्फ और सिर्फ बीटा। ठीक है ना। तो दोनों में आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। मतलब जो फेज डिफरेंस होता है और उसमें लीडिंग लैगिंग जो होता है, लीडिंग का मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी जो अपने अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू को सबसे पहले अटेंड करता है दैट इज़ लीडिंग क्वांटिटी, और जो उसके बाद अटेंड करता है वो लैगिंग क्वांटिटी। तो ई ए लीडिंग, ई बी लैगिंग ई ए से, और ई सी लैगिंग है ए और बी दोनों से। अगर हम बात करें बी की तो ई बी जो है सी की तुलना में लीडिंग है, क्योंकि सी से पहले वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए फंडामेंटल एसी के बारे में। अभी ये हमने बहुत फास्ट इसको डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम लोग इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब, ज़रा सा भी आप इसको मिस नहीं करिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसको कमेंट करिएगा, क्या होता है लीडिंग लैगिंग, कैसे, आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के बाद हम फिलहाल आएंगे इसके आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू पे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। फिलहाल थैंक यू सो मच।